अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं जंग के कुछ उन पहलुओं पर आपसे बात करना चाहता हूँ, ईरान, अमेरिका, इसराइल, जो ज़्यादा हमारी तवज्जो में नहीं है। देखें, तेल की कीमत रोज़ हर बंदे को अब ज़बानी याद हो गई है। मैं जिसको भी मिलता हूँ, वो कहता है आज 114 का हो गया, आज 117 का हो गया। और तेल के बहरान पर, आबनाए हुर्मुज़ पर और जो ईरान की स्ट्राइक्स, ये सब चीज़ें ज़ुबान ज़द-ए-आम और तेल के अमेरिका ने गल्फ को असला बेच दिया, ये भी सबको पता है। कुछ ऐसे पहलू जिस पर कम गुफ्तगू हो रही है, लेकिन वो बहुत अहम है और जो दुनिया के लिए कितने खतरनाक है, मैं उस पर आज बात करना चाहता हूँ। छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो दुनिया को तेल के अलावा भी इम्पैक्ट कर रही हैं और जिनके बहुत खतरनाक नताइज हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखें, जो इस वक़्त टेक्नोलॉजी की और हेल्थ की इंडस्ट्री है, वो भी एट स्टेक है। सिर्फ जो हीलियम है ना, एक हीलियम, वो दुनिया का जो 33% जो है, वो भी कतर से जाता था, आम लिक्विफाइड गैस के अलावा। और ये हीलियम आपको पता है एमआरआई के स्कैन्स में और टेक इंडस्ट्री में, चिप्स में, सब जगह इस्तेमाल होता था। अब देखें, जो ईरान ने कतर के हीलियम प्लांट्स पर बमबारी की है, उससे दुनिया की 33% हीलियम की सप्लाई जो है, वो खत्म हो गई है। मैं सिर्फ आपको बताता हूँ, साउथ कोरिया, आपको पता है टेक्नोलॉजी में सैमसंग है, उसके पास एसके हीनिक्स है, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं टेक्नोलॉजी की साउथ कोरिया में। वो 64.7% जो अपना हीलियम है, वो कतर से लेता था। ये कोई $226.9 मिलियन का था जो वो वहाँ से लेता था और अब वो नहीं है, जिसकी वजह से सैमसंग और एसके हीनिक्स को हीलियम की सप्लाई मुतासर हो गई है और इनकी प्रोडक्शन भी बंद होने का खतरा है। सिर्फ तेल नहीं मसला है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, सिर्फ तेल नहीं मसला है। अच्छा, उसके बाद हम आगे बात करें तो ताइवान में भी आपको पता है टीएसएमसी है, वो 18% ऑफ द दुनिया की चिप्स बनाता है, जो ताइवान की टीसीएमसी है। वो भी उसकी सिचुएशन भी बहुत खतरनाक है, उसको भी हीलियम चाहिए। और इसी तरह वहाँ पैनिक वाली सिचुएशन है क्योंकि दुनिया की 18% चिप्स वहाँ बनती हैं। चिप्स नहीं होंगी तो फिर आगे उन चिप्स से जो चीज़ें बनती हैं वो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की और साइंटिफिक वो चीज़ें खत्म हो जाएँगी। जापान जो अपनी मेजर चिप की जो इंडस्ट्री और एमआरआई मैन्युफैक्चरिंग हब है, वो भी कतर के इस हीलियम पे बहुत डिपेंडेंट था और एमआरआई का जो वो हीलियम का वो लिक्विड बनाते थे, वो भी जापान जो है उससे शॉर्ट हो रहा है। और उसमें 60 दिन से ज़्यादा उनके पास जापान के पास सप्लाई नहीं है उसकी। 60 दिन का स्टोरेज है, अब लड़ाई तीसरे हफ्ते में ज जारी होगी है, इसके बाद आपको 4, 5, 6 हफ्ते काउंट कर लें तो कितना हो जाएगा। सिंगापुर जो है वो रीजनल सेमीकंडक्टर्स का हब है। सारी दुनिया जानती है कि सेमीकंडक्टर्स का हब जो है सिंगापुर है और सिंगापुर बनाता है। वो भी कतर की हीलियम पे डिपेंडेंट है और उसकी जो जो अमेरिकन साइंटिफिक इंडियन इंपोर्टेड हीलियम जो है वो कतर से थाउजेंड्स ऑफ हॉस्पिटल्स को वहां से जाता है। वो भी हजारों अस्पतालों को हीलियम के उस सप्लाई को रोक सकती है और सिंगापुर के उसकी वजह से। अच्छा, जो एमआरआई मशीन्स हैं, उसकी एमआरआई की कॉस्ट बढ़ती जा रही है क्योंकि हीलियम नहीं है और स्कैन्स जो हैं वो डिले हो रहे हैं क्योंकि इसकी सप्लाई लेट हो रही है। और जर्मनी में और जो और जगह इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी हीलियम की वो 100% उसकी प्राइसेज़ में इज़ाफ़ा हुआ है। आप देखें, ये सिर्फ एक इम्पैक्ट नहीं है, मैं आपको सिर्फ हीलियम का इम्पैक्ट बता रहा हूँ। लोग एलएनजी में आपको बता रहे हैं, लिक्विफाई एलपीजी प का बता रहे हैं कि इंडिया में रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। खुद पाकिस्तान में ईद के बाद मुझे लगता है कि बहुत सख्त शटडाउन्स करने पड़ेंगे। हम इस तरह पेट्रोल और गैस नहीं अफोर्ड कर सकते। 4-5 बिलियन डॉलर हमारा एक्स्ट्रा लग जाएगा। जो यूनाइटेड स्टेट्स के फेडरल हीलियम रिजर्व्स हैं, वो भी शॉर्ट हो रहे हैं। और जो यूएस की चिप फैक्ट्री है, वो भी उस पे बड़ी एक्सपोज़्ड है और एचपी, डेल, लिनोवो जो हैं, वो वार्निंग्स दे रहे हैं कि अगर हमें बर वक़्त सप्लाई ना मिली, तो हमारी भी प्रोडक्शन रुक जाएगी और ये अमेरिका की हालत मैं आपको बता रहा हूँ। वो भी 20% प्राइस हाइक आ रहा है, मतलब एचपी, डेल और इन लिनोवो की प्राइसेज़ में। इन यूके के एनएचएस जो हॉस्पिटल्स हैं, उनमें एमआरआई की जो मशीन्स हैं, उनको सप्लाई की शॉर्टेज है और टाइटनेस है और यूके की कोई डोमेस्टिक हीलियम प्रोडक्शन नहीं है। और यूनाइटेड किंगडम के जो अस्पताल हैं, उनमें तो पहले ही आपको पता है उनका बुरा हाल है। अब वहाँ लगता है कि एमआरआई होना बंद हो जाएगा, स्कैन्स होने बंद हो जाएँगे।
तो ये हेल्थ सेक्टर का एक 2 किस्म के सेक्टर्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं। एक चिप्स का, सेमीकंडक्टर्स का और एक जो है वो एमआरआई और सीटी स्कैन्स का। अच्छा, इसी तरह मैं आपको बताऊँ कि फ्रांस में जो एयर लिक्विड हेडक्वार्टर्ड हैं, वो भी हीलियम की जो स्टॉक्स हैं, उससे शॉर्टेज हो रही है, तो फ्रांस भी इससे इफ़ेक्ट हो रहा है, यूके इफ़ेक्ट हो रहा है, यूएसए इफ़ेक्ट हो रहा है, जापान इफ़ेक्ट हो रहा है, साउथ कोरिया इफ़ेक्ट हो रहा है, ताइवान इफ़ेक्ट हो रहा है। तो दुनिया के तमाम जो बड़े सनती मुल्क हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट मुल्क हैं, जिनको हम तरक्की याफ़्ता मुल्क कहते हैं, वो चाहे पेट्रोल या कुछ तो कहीं और से ले लें, लेकिन हीलियम की जो शॉर्टेज है, उसकी उन्हें समझ नहीं आ रही कि उसका क्या करें। चाइना भी इंपोर्ट करता है हीलियम फॉर चिप्स और एमआरआई, और उसके पास भी अभी लोकल हीलियम प्रोडक्शन इतनी नहीं है कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, उसको भी हीलियम की शॉर्टेज है। तो ऐसा नहीं है कि चाइना को नहीं। जो ऑस्ट्रेलिया है वो हीलियम एक्सपोर्ट करता है, लेकिन उनकी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो पूरी दुनिया की ये शॉर्टेज को कवर अप कर सके। तो जो कतर का गैप है ना, जो 33% ऑफ द सप्लाई है, वो ऑफलाइन हो गई है 2 मार्च से, वो कह रहे हैं। 2 मार्च से नहीं है, और दुनिया जो है 2 मार्च के बाद आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो एक शॉर्टेज हमें नज़र आ रही है। तो अब ये जो गैप आएगा ना, ये कहते हैं अगर ये सप्लाई लाइन बन भी जाए तो ये 5 साल लगेंगे इस गैप को कवर करने के लिए। ये नहीं है कि कल कतर हीलियम देने लग जाएगा तो गैप सारे कवर हो जाएँगे। 12 कंट्रीज़ जो हैं दुनिया के, वो इससे बहुत मुतासर हो रहे हैं, और वो दुनिया के तरक्की याफ़्ता ममालिक हैं जो मुतासर हो रहे हैं। और इसका ज़ीरो सब्स्टिट्यूट है, नो रीस्टार्ट टाइम है, और मार्केट प्राइसेज़ जो हैं वो बहुत ऊपर जा रही हैं। तो मैं हम भी यहाँ पाकिस्तान में एमआरआई के लिए वही हीलियम बनाते हैं, सब कुछ बताते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे बताया किसी ने कि ये जो हीलियम की वजह से तो दुनिया की सारी जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, वो एट स्टेक आ गई है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जी सिर्फ़ फ्यूल का क्राइसिस है, सिर्फ़ ऑयल टैंकर से नहीं गुज़र पा रहे, तो दुनिया को तेल का बहरान है, दुनिया को और भी कई बहरानों का सामना है। मसलन मैं आपको बताता हूँ, इस वक़्त जो खलीज फ़ारस है, उसमें 3200 ऐसे शिप फँसे हुए हैं जो ऑयल टैंकर्स नहीं हैं। ये कमर्शियल वेसल्स हैं, जिनको रास्ता नहीं मिल रहा। ये 3200 हैं, जब सुएज़ कैनाल बंद हुई थी तो सिर्फ़ 400 शिप फँसे थे। अब 3200 शिप खलीज फारस में फँसे हुए हैं, जो अबनाए हरमुज़ के पीछे कहीं रुके हुए हैं, और इन शिप्स की भी कहते हैं हालत बहुत बुरी है, कोई अच्छी हालत नहीं है। और ये अपनी करीबी बंदरगाहों से राब्ते कर रहे हैं कि हमें वहाँ पर डॉक करने दें, हमें वहाँ पे आके करने दें, तो करीबी बंदरगाहें उनके पास जगह नहीं है कि वो इन शिप्स को जगह दे दें और इनको अपने पास डॉक करा लें। और इनके ये शिप समुद्रों में फँसे हुए हैं, वहाँ इनके पास पानी की कमी है, क्योंकि समुद्र में जो बहरी जहाज़ होता है, कमर्शियल वेसल होता है, उसके पास इतना पानी नहीं होता कि 3 हफ्ते तक समुद्र में फँसा रहे तो पानी होगा। जो सबसे बड़ा इन शिप्स को प्रॉब्लम है कि दे आर रनिंग शॉर्टेज ऑफ वाटर, और ये कोई समुद्र का पानी तो पी नहीं सकते, इन्होंने तो अपने लिए फ़िल्टर्ड वाटर लेकर चलते हैं। और अब चूँकि 3 हफ्ते से फँसे हुए हैं, तो इनके पास पानी की कमी हो गई है, खुराक की कमी हो गई है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं इसका सिर्फ़ तकाबली जायज़ा आपके पास पेश करूँ, तो 2021 में सुएज़ कैनाल में सिर्फ़ 400 जहाज़ फँसे थे, और आज 3200 फँसे हुए हैं। इसका मतलब है कि 8 गुना ज़्यादा क्राइसिस और बहरान इन 3 हफ्तों में पैदा हो गया है, अदर देन पेट्रोल और लिक्विड। तो मैंने कहा ये चीज़ें आपके साथ शेयर कर लूँ। अगर ये सारे शिप के लोग समुंदर में ही मर जाते हैं, या ये समुंदर में ही तबाह हो जाते हैं, उसका माहौलियाती आलूदगी, समुंदर मैरीटाइम पे कितना बुरा असर होगा। और अभी कोई रेस्क्यू ऑपरेशंस की भी बात नहीं कर रहा है इन 3200 शिप्स की, सबको अपनी पड़ी हुई है, सबको तेल के जहाज़ों की पड़ी हुई है। इनके ऊपर तो और चीज़ें हैं, कोई फूड प्रोडक्ट्स हैं, कोई यूरिया है, कोई और दुनिया की जो कमर्शियल चीज़ें हैं, वो लोड है, इन पे तेल नहीं लोड है। तो इसलिए मेरा सिर्फ़ ये इस व्लॉग में मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो प्रॉब्लम है, वो ये है कि सिर्फ़ तेल या गैस का प्रॉब्लम नहीं हो रहा। और भी जो है वो है, चूँकि आप देखें कुवैत की भी ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले हो रहे हैं, कतर पे हो रहे हैं, बहरीन पे हो रहे हैं। हर मुल्क में, इवन इज़राइल की जो दोनों ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, उन पर भी हमले हुए हैं, और इज़राइल की अपनी ऑयल सप्लाई को भी इश्यू है, टेक्निकली मैं आपको ये बात समझाऊँ। और कुवैत की रिफाइनरी के बारे में भी कहा जा रहा है कि उसके कई यूनिट्स को आर्ज़ी तौर पर बंद कर दिया गया है। इसमें जो इस वक़्त जो बहरान निकलना है, वो ये नहीं है कि सिर्फ़ जो है तेल का या गैस का या एलपीजी का बहरान है।
और भी कई बहरान हैं जो ईरान की इस जंग से हमारे सामने आ रहे हैं। खुद ईरान के अंदर बहुत बहरान है। उस पर मैं अगले वीलॉग में आपके साथ बात करूँगा कि इस वक़्त ईरान के अंदर किस किस्म के बहरान हैं जो हमारे सामने हैं। लेकिन टेक्निकली जो दुनिया की हेल्थ इंडस्ट्री है, उसका बहरान जो पाकिस्तान पर भी कहीं न कहीं इफ़ेक्ट होगा और दुनिया की जो कंडक्टर्स, चिप्स और सेमीकंडक्टर्स की सनत है, उसका बहरान, जिसकी वजह से ये जो हम मोबाइल्स देखते हैं, लैपटॉप्स देखते हैं, कंप्यूटर्स देखते हैं और गैजेट्स देखते हैं, उनकी प्रोडक्शन का एक बहरान, दुनिया की बड़ी-बड़ी आईटी कंपनीज़ को जो इस वक़्त शॉर्टेज है चिप्स की, वो पैदा और एक सप्लाई लाइन रुक जाएगी, उसका बहरान। तो ये बहरान अभी हमारे सामने सर उठाने हैं, जिनकी अगले 15 दिन में आपके सामने सूरत-ए-हाल सामने आ जाएगी। मैं कल देख रहा था कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो पूरी तरह गिर गई है और इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में भी बहुत गिरावट आई है, जिसकी वजह से इंडियन जो फ़ाइनेंशियल मार्केट है, उसमें तो ज़लज़ले आने शुरू हो गए हैं। शायद इतने बड़े ज़लज़ले पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में अभी नहीं आए। जितने बड़े ज़लज़ले जो हैं इस वक़्त इंडिया में इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में आने लग गए हैं। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में 12 ट्रिलियन रुपए जो हैं वो एक दिन में सरमायाकारों के डूब गए हैं। 2400 पॉइंट्स वो नीचे आ गई है। ये क्यों है? क्योंकि लोगों को इंडिया में भी एक बड़े बहरान का खदशा नज़र आ रहा है। अब हुर्मुज़ बंद होने से, दीगर चीज़ों की सप्लाई बंद होने से और चीज़ों की उनकी फ़ाइनेंशियल मार्केट जो है वो डूबने की वजह से दुनिया की फ़ाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं वो डूबना शुरू हो गई हैं। सिर्फ़ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में 2400 पॉइंट की गिरावट से 12 ट्रिलियन रुपए का नुकसान हुआ है सरमायाकारों का। और जो इंडियन इक्विटी बेंचमार्क है, उसने इतना इतना बड़ी गिरावट की कई दहाइयों में नहीं देखी जो अब नज़र आ रही है। अब टेक्निकली आप देखें, मैंने पहले आपको कहा था वहाँ की रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बंद हो गई है, वहाँ की दीगर इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं। तो इसलिए ये जो बहरान है, ये शदीद से शदीदतर होता जा रहा है और अभी इसकी जो रुकने की वजह है, वो नहीं समझ आ रही है। आप बेशक गल्फ़ को असला बेच लें, $16 बिलियन का असला बेच लें, लेकिन जब तक आप जो समुद्री रास्ते हैं और ये जो ऑयल फ़ील्ड्स बंद हो गई हैं, इनको चलाने का और इनको इनमें अमन लाने का कोई रास्ता नहीं लाएँगे, दुनिया जो है वो मुतासर रहेगी। ये असला जो बेचा जा रहा है गल्फ़ को, वो गल्फ़ की हिफ़ाज़त तो कर सकता है, लेकिन ये उसकी इकॉनमी तो नहीं चला सकता। इकॉनमी चलाने के लिए तो अमन लाना पड़ेगा, इकॉनमी जो है वो जंग में तो नहीं चल पाएगी। तो इसलिए मैंने कहा कि आज आपके साथ कुछ दीगर पहलुओं पर भी बात की जाए, जंग के और असरात पर भी, क्योंकि हमारे यहाँ आम आदमी पेट्रोल, गैस से बाहर नहीं आ रहा। उसको समझना चाहिए कि ये जंग चलती रही तो इलाज भी मुमकिन नहीं रहेगा, सीटी स्कैन और एमआरआई भी मुमकिन नहीं रहेंगे। वो दुनिया के और सिर्फ़ मैं कोई पाकिस्तान या जो तरक्की पज़ीर मुल्कों की बात नहीं कर रहा। मैं तरक्की याफ़्ता ममालिक की बात कर रहा हूँ। मैं उन ममालिक की बात कर रहा हूँ जहाँ इलाज इंसान की घर की दहलीज पर मयस्सर है। जहाँ हेल्थ इंश्योरेंस का निज़ाम है, जहाँ इलाज कोई इतना बड़ा मसला नहीं, जहाँ हमारे हुक्मरान इलाज के लिए जाते हैं। जहाँ हम समझते हैं कि अगर आप वहाँ इलाज के लिए चले जाएँ, तो एक नई ज़िंदगी मिल जाएगी और एक नई जो हमारा इलाज ठीक हो जाएगा, वहाँ इलाज का बहरान आ जाएगा और जिन ममालिक को हम टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ में बड़ा कमाल समझते हैं, वो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, वो डूब जाएँगी। तो इसलिए मेरा मतलब था कि सिर्फ़ गल्फ़ पेट्रोल गैस ही नहीं है, गल्फ़ पेट्रोल गैस तो आगे बढ़ गई।